नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को सीईआरटी बुक क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 4 कार्यपालिका पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्य बिंदु: सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रावधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय देश का नाममात्र का प्रधान और संचालन सरकार का प्रधान है। चांसलर सरकार का प्रधान है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी केंद्र द्वारा सरकार नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। अभ्यास प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 1 संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है क जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना। ख संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका। ग जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है। घ ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत व समर्थन पर निर्भर हो। उत्तर घ ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत व समर्थन पर निर्भर हो। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित संवाद पढ़ें। आप किस तरह से सहमत हैं और क्यों? अमित, संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। समा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। राजेश, हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं। चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। उत्तर समा के बाद से हम सहमत हैं कि क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है इसलिए उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। सिंघा, यह है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। वह संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना कार्य न करे। वह राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के संबंधों में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित को सुमेलित करें। क भारतीय विदेश सेवा जिनमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। उत्तर भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। ख प्रादेशिक लोक सेवा केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो
देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और? उत्तर, प्रादेशिक लोक सेवा जिनमें बहाली हो उसी उसी प्रदेश में काम करती है। ग, अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है। इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। उत्तर, अखिल भारतीय सेवाएं जिस प्रदेश में जाए उसमें काम करती है, उसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। घ, केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। उत्तर, केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और। प्रश्न नंबर 4, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा। यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का और क्यों? क, एक सरकारी आदेश के अनुसार सन 2004-05 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7, 10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा। उत्तर, यह समाचार तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्रालय का है क्योंकि राज्य शिक्षा मंत्रालय की कक्षा 7, 10 व 11 की शिक्षा के विषयों से संबंधित है। ख, भीड़ भरे तिरुवल्लुर चेन्नई खंड में लो अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी। नई लाइन लगभग 80 किलोमीटर की होगी। यह लाइन पुटपुर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अतिपट तक जाएगी। अतः उत्तर, यह समाचार रेलवे मंत्रालय का है जो कि केंद्र का विषय है, अतः यह केंद्र सरकार के अधीन है। यह विषय निर्यात से भी जुड़ा है वह यह भी केंद्र सरकार के अधीन है। ग, रमैयमेट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3 सदस्यीय उप विभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल के मारे जाने से अधिक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उत्तर, यह सरकार कृषि मंत्रालय का है जिसमें किसानों की आत्महत्या के कारणों का समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। यह विषय प्रांत सरकार का है। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति क, लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ख, लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन के दलों में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। ग, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है। घ, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। उत्तर, घ, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 6, इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है। आलोक, प्रधानमंत्री राजा के समान है, वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है। शेखर, प्रधानमंत्री सिर्फ सम्मान हैसियत के सदस्यों में प्रथम है, उसे कोई विषय अधिकार प्राप्त नहीं, सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अधिकार बराबर हैं। बाबी, प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तथा सरकार को समर्थन देने वाले सदस्य का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो नीति निर्माण तथा मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा चलती है। उत्तर, बॉबी का कथन भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की स्थिति को व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से अत्यधिक शक्तियां हैं, परंतु उसके निर्णयों को राजनीतिक दल के सदस्य, सहयोगी दल व तत्कालीन परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 7, क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? आप क्या सोचते हैं? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें। उत्तर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार यह निश्चित
किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह अनिवार्य रूप से माननी होगी, लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन में फिर यह निश्चित किया कि राष्ट्रपति प्रथम बार में मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह उस सलाह को दोबारा विचार विमर्श के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा विचार विमर्श करने के बाद दी गई सलाह को उसे अनिवार्य रूप से मानना होगा। प्रश्न नंबर 8, संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? उत्तर, संसदीय सरकार की यह प्रमुख विशेषता व गुण है कि यह एक जिम्मेवार उत्तरदायी सरकार है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेवार होते हैं, दोनों में जहर संबंध होता है। वह विभिन्न संसाधनात्मक तरीकों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर लगाकर अपना नियंत्रण बनाती है, जो आवश्यक भी है, क्योंकि संसदात्मक सरकार की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि सरकार या कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का लगातार नियंत्रण रहने से इस पर नियंत्रण रहता है, इसकी मनमानी पर रोक लगता है, पर इससे अच्छे व जनहित के निर्णय लिए जाते हैं। व्यवस्थापिका जनमत पर नियंत्रण काम रोको प्रस्ताव से वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण करती ही, जो स्वच्छ प्रशासन व जनहित के लिए आवश्यक भी है। प्रश्न नंबर 9, कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिसे मंत्रियों को जवाब न देना पड़े। क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन ज़्यादा जन हितैषी होगा? क्या इससे प्रशासन की कार्य कुशलता बढ़ेगी? क्या लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो? उत्तर, हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका हैं। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होते हैं वह जिनमें मंत्रियों के रूप में जनप्रतिनिधि होते हैं। दूसरी स्थायी कार्यपालिका होती है जिनमें सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अनुभवी व विशेषज्ञ होते हैं। स्थायी नौकरशाही का निश्चित राजनीतिक प्रशासनिक वातावरण में कार्य करती है, जिनमें क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, परंतु संसदात्मक कार्यपालिका में यह संभव नहीं है कि प्रशासनिक संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त हो व उसमें राजनीतिक सलाह का कोई प्रभाव न हो। प्रतिधात्मक प्रजातंत्र जन प्रतिनिधि जनता के हितों के रक्षक माने जाते हैं तथा प्रशासनिक कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व है कि जन प्रतिनिधि के निर्देश में जनहित का ध्यान रखते हुए नीति निर्माण करें। प्रश्न नंबर 10, नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय में 200 शब्दों में एक लेख लिखो। उत्तर, आज भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका हैं। एक चुनी हुई राजनीति अस्थायी कार्यपालिका व दूसरी निष्पक्ष अराजनीतिक निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा नियुक्त स्थायी कार्यपालिका, जिनमें क्लर्क से लेकर मुख्य सचिव शामिल है। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका व संसद या व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इनकी एक निश्चित राजनीतिक सोच होती है जिसके आधार पर यह चुनाव जीतते हैं। वह उसी आधार पर नीति निर्माण करके उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। दूसरी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाही करते हैं, अराजनीतिक रूप से अपने अनुभव व योग्यता के आधार पर कार्य करते हैं। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। केंद्र में यह नियुक्तियों यूपीएससी करती है। वह प्रांत में राज्यों की अपनी सर्विस कमीशन होती है। यह कर्मचारी निश्चित नियमों के आधार पर व निश्चित मापदंडों के आधार पर कार्य करते हैं। इस स्थिति में यह उचित नहीं होगा कि प्रशासनिक कर्मचारियों व अधिकारियों का विनाव
किया जाए, क्योंकि सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए निश्चित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता अवश्य होती है। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कार्यपालिका क्या है? उत्तर, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उन उस समूहों से है जो कायदे कानून की संगठन को रोजाना लागू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। नंबर 1, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2, कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। नंबर 3, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? उत्तर, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ए, संसदीय। नंबर 1, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। नंबर 2, वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। नंबर 3, देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति। बी, अर्ध अध्यादेशात्मक। नंबर 1, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। नंबर 2, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ए, अध्यादेशात्मक। नंबर 1, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। नंबर 2, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। नंबर 3, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। नंबर 4, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। प्रश्न नंबर 5, भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का वर्णन कीजिए। उत्तर, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। नंबर 3, तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। प्रश्न नंबर 6, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है तथा इनको किस प्रकार इनके पद से हटाया जा सकता है? उत्तर, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण
से यह पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। प्रश्न नंबर 7, भारत में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? उत्तर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। उदाहरण के लिए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद वीडी जती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। प्रश्न नंबर 8, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की क्या तात्पर्य है? उत्तर, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी वह संवैधानिक व्यवस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय स्तर की सेवाओं के लिए पदों की सेवा शर्त तय करना, परीक्षाओं का संचालन करना व साक्षात्कार करना, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिशें करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों का पूरा नाम लिखिए। आईएएस और आईपीएस। उत्तर, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा। इन दोनों उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। प्रश्न नंबर 10, भारत में सिविल सेवा आयोग कितने प्रकार की होती है? उत्तर, भारत में सिविल सेवा आयोग मुख्य 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अखिल भारतीय सेवाएं, ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी भारतीय पुलिस सेवा। नंबर 2, केंद्रीय सेवाएं, नंबर ए भारतीय विदेश सेवा, बी भारतीय राजस्व सेवा। नंबर 3, प्रांतीय सेवाएं, ए विक्री कर अधिकारी। प्रश्न नंबर 11, राजनीतिक हस्तक्षेप में नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। कैसे? उदाहरण, नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का काम अनुभव से है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तब इनमें से कुछ समस्याओं और प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है तथा ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 12, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका निम्न प्रकार से है। यदि भारत में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति एक लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं तथा किसी गठबंधन के नेता को अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली जो बहुमत से 21 कम थी। तब राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। प्रश्न नंबर 13, वीटो पावर या निषेधाधिकार क्या है? उत्तर, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति निषेधाधिकार होती है जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को
कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।